दोस्तों नमस्कार। आज अपन आदिकाल के वो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल, आदिकाल नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज गियर्सन ने, आचार्य चतुर्सेन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो आदिकाल का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, जो शुक्ल रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, उसको आदिकाल का है। अगला देखिए, आदिकाल का प्रमुख रस है। आदिकाल साहित्य में कौन सा रस प्रमुख रूप से है? श्रृंगार, भयानक, वीर या करुण? तो वीर रस की सर्वाधिक रचनाएं आदिकाल के अंतर्गत रची गई है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? डिंगल, पिंगल, ब्रज या मिश्रित डिंगल पिंगल? मैं आपके सामने वो प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूँ जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखना। तो इसमें हो जाएगा चौथा आंसर, डिंगल मिश्रित पिंगल भाषा आदिकाल की प्रमुख भाषा के रूप में मानी गई है, क्योंकि इसी भाषा के अंतर्गत सर्वाधिक साहित्य आदिकाल के अंतर्गत रचा गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, आदिकाल में हमें किस किस प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है? सिद्ध, नाथ, जैन, वीरगाथा या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी प्रकार का साहित्य आदिकाल के अंतर्गत रचा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपभ्रंश साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? अपभ्रंश साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया है? 2, 3, 4 या 6? तो 2 भागों में विभक्त किया गया है, ध्यान रखना है। एक लौकिक अपभ्रंश होता है और दूसरा अलौकिक। अगला देखिए, अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं शताब्दी? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी के अंतर्गत अपभ्रंश नाम एक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लग गया था और साहित्य में अपभ्रंश का प्रयोग होने लगा था, इसको ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कणप्पा ने, लोहिप्पा ने, सरहप्पा ने या गोरखनाथ ने? तो सहजिया संप्रदाय की स्थापना सरहप्पा ने की थी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सवाल देखो, आदिकाल में हमें साहित्य रचना की कितनी धाराएं प्रवाहमान हुई थी? संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य, अपभ्रंश और देश भाषा साहित्य या उपरोक्त सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार की धाराएं आदिकाल के अंतर्गत साहित्य के अंतर्गत प्रयोग में आने लग गई थी। अगला सवाल देखिए, 9वीं शती से 11वीं शती तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र कहाँ थे? कन्नौज, कश्मीर, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो संस्कृत अध्ययन के केंद्र कन्नौज और कश्मीर में थे 9वीं और 11वीं शती में, ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखिए, सिद्ध साहित्य का आरंभ कब से माना गया है? मतलब कहाँ से माना गया? सरहप्पा से, लोक गोरखनाथ से, लोहिप्पा से, जालंधरनाथ से? तो सरहप्पाद से सिद्ध साहित्य का आरंभ माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, राहुल सांकेतिक हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में है, जैसे जैसे पूछा गया कई बार। राहुल सांकेतिक हिंदी का पहला कवि मान रहे सरहप्पाद को, ये ध्यान रखना। उन्होंने सरहप्पाद को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। 1857 को प्रारंभ मानते हैं आधुनिक काल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल। आदिकाल, सिद्ध सामंत युग, संधिकाल या चारण काल? तो आंसर हो जाएगा आपका संधिकाल। आदिकाल के लिए संधिकाल नहीं कहा गया है।
आदिकाल सही है, सिद्ध सामंत युग सही है और चारण काल कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है शरभपाद का समय सांकेतायन के अनुसार क्या है? किस समय सिद्ध कवि शरभपाद हुए थे? तो वो हो जाएगा आपका 7वीं शती में। 7वीं शती सिद्ध कवि शरभपाद का समय माना जाता है। अगला देखिए, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? इम्पोर्टेंट सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा हिंदी का पहला ग्रंथ? तो हिंदी का पहला ग्रंथ माना गया है शावकाचार को। देवसेन की रचना शावकाचार को हिंदी का पहला ग्रंथ माना गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, शावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन, धनपाल, राम सिंह या जोइंदू? तो शावकाचार के रचयिता है देवसेन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। मैं वही प्रश्न लिए जो अधिकतर परीक्षा में पूछे गए आदिकाल से। अगला देखिए, शावकाचार की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1133 ईस्वी या 1000 ईस्वी? तो 933 ईस्वी में शावकाचार की रचना देवसेन ने की थी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रदान ग्रंथ का नाम क्या है? जगनिक ने कौन सा ग्रंथ की रचना की थी? विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमार रासो या पृथ्वीराज रासो? तो परमार रासो, परमार रासो की रचना जगनिक द्वारा की गई है, ध्यान रखना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? किस रचना को आलाखंड नाम से आदिकाल के अंतर्गत पुकारा जाता है? तो परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या हमीर रासो? तो परमाल रासो को आलाखंड नाम से आदिकाल के अंतर्गत पुकारा गया है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? क्या पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है या जाली ग्रंथ है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो अर्ध प्रमाणिक धारणा अधिक उपयुक्त रूप से पृथ्वीराज रासो के रूप में मानी गई, ये ध्यान रखना। अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। अगला देखिए, विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या करुण रस? विशलदेव रासो का श्रृंगार रस प्रधान रस, ये ध्यान रखना है। श्रृंगार रस की कृति मानी जाती है विशलदेव रासो। अगला सवाल देखिए, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, ये भी परीक्षा में सीधा सीधा कई बार आदिकाल से पूछा गया है। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो के वृत्त रूपांतर में कुल कितने स्वर्ग है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया है। कितने स्वर्ग है वृत्त रूपांतर में? तो 69 स्वर्ग है पृथ्वीराज रासो के वृत्त रूपांतर में। अगला सवाल, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई, रासो की उत्पत्ति रास से हुई, रासो की उत्पत्ति रासक से हुई है, इनमें से कोई नहीं। तो रासो की उत्पत्ति रासक से हुई ऐसा माना जाता है और प्रमुख रूप से रासक रासो शब्द के लिए प्रयुक्त होने लगा था। अगला सवाल देखिए, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने, विद्यापति ने, गोरखनाथ ने या अमीर खुसरो ने? तो मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल के अंतर्गत अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। ठीक है, उन्होंने पहेलिया, मुकरिया आदि का प्रयोग आदिकाल में मनोरंजक साहित्य के रूप में किया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, गोरखबाणी के संपादक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, पीताम्बर दत्त बड़थुआल, माता प्रसाद गुप्त या श्याम सुंदर दास? तो गोरखबाणी के संपादक है पीताम्बर दत्त बड़थुआल। ये भी परीक्षा में कई बार आ चुका है,
इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से याद करें। अगला सवाल देखो, इनमें से सही कथन कौन सा है? अधिकांश रासो काव्य प्रामाणिक है, अधिकांश रासो काव्य अप्रामाणिक है, बिसलदेव रासो वीरस प्रदान ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो में वीरस की प्रधानता है। सही कथन कौन सा? तो सही है, पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है, बाकी गलत है। अगला देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जैसे कि आपको मालूम है, सिद्ध 84 माने गए हैं, ठीक है, और नातों की संख्या 9 मानी गई है। तो आदिकाल के अंतर्गत सिद्धों की संख्या पूछ ली जाए तो आपको 84 बतानी है। अगला सवाल देखिए, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? 4वीं शताब्दी, 10वीं सदी, या 7वीं 8वीं सदी, या 12वीं सदी? सिद्धों का उचित समय 7वीं से 8वीं सदी माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला देखिए, अगला है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ, जैन, सिद्ध, या किसी में नहीं? तो नारी निंदा की वर्णन किया नाथ पंथ में। किस में? नाथों ने नारी निंदा मानी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा बिल्कुल है, इंद्रिय निग्रह है, नारी निंदा बिल्कुल है, गृहस्थों का आदर ये नहीं। चौथा हो जाएगा, गृहस्थों का आदर नाथ संप्रदाय में नहीं माना गया है। अगला देखिए, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? जगन्नाथ, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, या स्वयंभू? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? आदिकाल के प्रश्न है, ध्यान से देखना। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, आपको डिंगल कहते हैं, ठीक है। अपभ्रंश और राजस्थानी मिक्स भाषा को डिंगल कहा जाता है। अगला देखिए, ब्रज भाषा से मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? राजस्थानी और अपभ्रंश का तो हो गया डिंगल, ठीक है। अब ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मिश्रित पिंगल कहा जाता है, ध्यान रखना। जहाँ पर ब्रज भाषा और अपभ्रंश मिक्स होगी वहाँ उसे पिंगल भाषा कहा जाता है, ये याद रखना है। अगला देखिए, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ध्यान से देखना। प्राकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली, या पद्मावत? तो पद्मावत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश, बांग्ला, मागधी, या मैथिली? तो विद्यापति पदावली की भाषा कौन सी है? याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैथिली भाषा में विद्यापति पदावली की रचना हुई है। अगला सवाल देखिए, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? खुसरो ने, स्वयंभू ने, विद्यापति ने, या चंद्रवरदाई ने? तो खुसरो ने आदिकाल के अंतर्गत सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो 1255 से जिनका समय शुरू होता है, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? जैन धर्म का संबंध किससे नहीं है? स्वयंभू, धनपाल, जोइंदू, या विद्यापति? तो किससे जैन धर्म का संबंध नहीं है? विद्यापति से नहीं है। विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल, खालिक बारी के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, रहीम, रश खान, या खुसरो? ये भी प्रश्न कई बार आया है परीक्षा में। तो कौन है खालिक बारी के? तो ध्यान रखना, खुसरो। खुसरो खालिक बारी के रचनाकार हैं। अगला सवाल देखिए, भविष्य का के रचनाकार का नाम क्या है? स्वयंभू, जोइंदू, धनपाल, या खुसरो? भविष्यत कहा इसके रचनाकार है धनपाल। इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला सवाल देखिए, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? कौन था? मैथिली चरण, खुसरो, अयोध्या सिंह, या महावीर प्रसाद? तो खुसरो हो जाएंगे इसमें।
खुसरो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले पहले कवि है जिन्होंने आदिकाल के अंतर्गत खड़ी बोली का प्रयोग किया था। इनमें से कौन सा ग्रंथ, महत्वपूर्ण सवाल, शिलाओं पर लिखा गया है? चर्या पर, प्रबंध चिंतामणि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राहुल वेली? तो रोडा कवि की राहुल वेली है, ये शिलाओं पर लिखा गया ग्रंथ है, ये याद रखना है, ठीक है, राहुल वेली। अगला सवाल, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना कौन सी है? ध्यान से देखिए, कौन सी हो जाएगी इसमें? वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर को मैथिली हिंदी में गद्य रचना के रूप में काम में लिया था। अगला देखो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शिव कुमार, गोविंद त्रिगुणायत, गणपति चंद्र गुप्त या राम कुमार वर्मा? तो आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं राम कुमार वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगला सवाल देखियो, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य है, सांस्कृतिक महाकाव्य है, श्रृंगार गाथा है, वीर गाथा है? तो पृथ्वीराज रासो वीर गाथा है, ठीक है। यदि आपको मेरा YouTube वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या प्रबंधात्मकता? तो ऐतिहासिकता पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था पृथ्वीराज रासो के, ये याद रखना। अगला, पाउंड दोहा के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, सरहप्पा, राम सिंह या धनपाल? कौन हो जाएंगे पाउंड दोहा के रचयिता? राम सिंह। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो? तो बिसलदेव रासो में श्रृंगार रस है, वीर रस नहीं, ये ध्यान रखना आपको। तो इसमें हो जाएगा बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो आदिकालीन रचना है जिसके अंतर्गत श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला देखिए, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र, शिव सिंह या मिश्र बंधु? तो हो जाएगा शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने 1883 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगला देखिए, राहुल सांकेतिया द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई थी? सरपा, लुईपा, गोरखनाथ या जलंधरनाथ की? तो राहुल सांकेतिया द्वारा संपादित दोहा कोश में सरहपाद कवि की रचनाएं संपादित की थी, ठीक है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। ये वीडियो आदिकाल के प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे, लाइक कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।